हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सीक्रेट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज आपका डे 1 है। तो आज कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे ग्रॉसरी मार्केट में ग्रॉसरी खरीदे बेचे जाते हैं, और ज्वेलरी मार्केट में ज्वेलरी खरीदे बेचे जाते हैं, कपड़ों की मार्केट में कपड़े बिकते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 स्टॉक्स हैं, इसका मतलब है मेरे पास 10 डिफरेंट कंपनीज पड़ी हुई है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10 शेयर्स पड़े हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है किसी एक स्टॉक की। यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो जहाँ पे भी बात स्टॉक्स की हो रही है वहाँ पे कंपनी की बात की जा रही है, जहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है वहाँ पे क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 50 स्टॉक्स पड़े हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास 50 कंपनीज पड़े हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 50 शेयर्स पड़े हैं, इसका मतलब है आपको बताना पड़ेगा ये 50 शेयर्स कौन सी कंपनी के हैं। रिलायंस के हैं कि HDFC बैंक है कि टाटा मोटर्स है कि टाटा स्टील है, ये आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। तो आसान भाषा में स्टॉक्स का मतलब है कंपनी एंड शेयर्स का मतलब है क्वांटिटी। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 क्या होता है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक कंबाइंड इंडेक्स कहलाता है निफ्टी 50, जो कि आपकी कंट्री का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्थ बताता है कि आपकी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, महंगाई कैसी है। तो टॉप की 50 कंपनीज जो हैं, जो कि स्टॉक मार्केट पे NSE BSE पे रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, वो टॉप 50 कंपनीज आती हैं निफ्टी 50 में। हर कंट्री का अपना एक इंडेक्स होता है, तो इंडिया का जो इंडेक्स है वो कहलाता है निफ्टी 50। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स होता है टॉप की 30 कंपनीज। निफ्टी 50 होता है टॉप की 50 कंपनीज को निफ्टी 50 कहते हैं। इसी 50 में से अगर आप टॉप की 30 को अलग कर दें तो वो कहलाता है सेंसेक्स। सेंसेक्स को ही BSE भी बोला जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड निफ्टी 50 को NSE बोला जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यही डिफरेंस होता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। सेंसेक्स सबसे पुराना इंडेक्स माना जाता है। पहले सिर्फ BSE हुआ करता था। फिर जब इंडिया में कंपनियां ज़्यादा आने लग गई, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, पैसा ज़्यादा आने लग गया, तो एक और मार्केट खोला गया था जिसको कि NSE बोलते हैं, निफ्टी 50। आज दोनों मार्केट एग्जिस्ट करता है, NSE भी और BSE भी। आप चाहें तो NSE से भी बाई सेल कर सकते हैं, BSE से भी बाई सेल कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहां पर कि सिक्योरिटीज को क्रिएट किया गया है, जहां पे कंपनी अपने नए स्टॉक्स को सेल करती है पब्लिक को फर्स्ट टाइम, सच एज विथ एन IPO। आसान भाषा में अगर हम समझें तो प्राइमरी मार्केट का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं आप महिंद्रा के शोरूम से जाके एक थार खरीदी है 20 लाख रुपए की, डायरेक्ट कंपनी से फर्स्ट हैंड। तो फर्स्ट हैंड आपने अगर थार खरीदी है तो आपने जो करा है वो करा है प्राइमरी मार्केट ट्रेडिंग। फिर आपकी थार मुझे पसंद आ गई तो मैंने अगर आपसे खरीद ली 21 लाख रुपए में, सेकेंड हैंड खरीदा है लेकिन मैंने, तो ये मैंने करी है सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट हैंड अगर आपने कुछ खरीदा है कंपनी से डायरेक्ट तो वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट ट्रेडिंग, और अगर आपने सेकेंड हैंड कुछ खरीदा है वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में जो हम ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग करते हैं। हम कंपनी से डायरेक्ट बाई सेल नहीं कर रहे हैं। हम हमारे जैसा कोई ट्रेडर कहीं बैठ के सौदे मार रहा है, बाई या सेल कर रहा है, हम उससे बाई और सेल कर रहे हैं शेयर्स को सेकेंड हैंड फॉर्म में। फर्स्ट हैंड नहीं खरीद रहे, सेकेंड हैंड कर रहे हैं। तो यही होता है सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। प्राइमरी मार्केट ट्रेडिंग के थ्रू अगर कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, कोई भी नई कंपनी लिस्ट होना चाहती है, तो उसको कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि अगर मेरी कोई कंपनी है KJ एंड कंपनी,
इसको मैं NSE BSE पे लिस्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे IPO लेके आना पड़ेगा, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। IPO में क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करूँगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद किसी को शेयर्स अलॉट होंगे, किसी को शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। जिनको अलॉट नहीं होंगे उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे, और जिनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे वो शेयर्स को लेके जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में, मतलब कि NSE और BSE के ऊपर, जहाँ पे अपने वो शेयर्स को बेचने के लिए कोई बायर या सेलर ढूंढेंगे। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट का पर्पस, और प्राइमरी मार्केट में ही IPOs को लेकर आया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट वैल्यूएशन। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट वैल्यूएशन, कि किसी भी कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है। जैसे TCS की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप जो है उसका, वो है 14 लाख करोड़ के आसपास का अप्रॉक्स फिगर। रिलायंस का जो है वो है 20 लाख करोड़, HDFC बैंक का है 12 लाख करोड़ के आसपास का। तो ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं। आप गूगल पे आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का क्या वैल्यूएशन चल रहा है। इसका मतलब ये है आसान भाषा में कि अगर किसी को आज रिलायंस को ख़रीदना है तो उसके पास 20 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए। किसी को अगर TCS को ख़रीदना है तो 14 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए। HDFC बैंक को ख़रीदना है तो उसके पास 12 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए, तभी जाके वो उस कंपनी को खरीद सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं मार्केट कैप में ही। मार्केट कैप में 3 कैटेगरीज में बांटा गया है कंपनीज को। अगर आप इसको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप कंपनियां 5,000 करोड़ तक वाली कंपनियां कहलाती हैं स्मॉल कैप। 5 से 20,000 करोड़ तक वाली कंपनियां कहलाती हैं मिड कैप, और जिनका भी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ऊपर है वो कहलाता है लार्ज कैप कंपनीज। तो जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ये सारे 20,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन की कंपनियां थी, तो ये लार्ज कैप में आएंगी। इनका वैल्यू 20,000 करोड़ के ऊपर का है। 5 से 20 वाले मिड में आते हैं, और 5,000 करोड़ तक वाली कंपनियां स्मॉल कैप कही जाती हैं। यही मतलब होता है मार्केट कैप का। नाउ बात करते हैं NSE। आपको स्टार्टिंग में बताया, निफ्टी 50 को ही NSE बोला जाता है। टॉप 50 कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड टॉप की 30 कंपनियां कहलाती हैं BSE, या इसको सेंसेक्स भी बोलते हैं। नाउ तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक वर्ड यूज होता है डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या होता है? तो डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आएंगे तो सबसे पहले आपको एक स्टॉक ब्रोकर चाहिए होता है, जो कि आपका अकाउंट खोलेगा, जिससे आप ट्रेड कर पाएंगे। तो इस स्टॉक ब्रोकर के पास जब आप जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, जब आप इस स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो आपका ये स्टॉक ब्रोकर हो सकता है ज़ीरोधा, ग्रो, धन, अपस्टॉक्स, कोई भी। तो अगर आप ज़ीरोधा के पास जाते हैं अपना अकाउंट खुलाने, तो ये आपके 2 अकाउंट एक साथ खोल के देते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप ट्रेड कर पाते हैं, ट्रेड मतलब कि बाई एंड सेल कर पाते हैं। एंड डीमैट अकाउंट में जो भी आपने लॉन्ग टर्म में शेयर्स को बाई एंड सेल किया है वो आपके डीमैट अकाउंट में आके स्टोर होता है। ये आपका स्टोर हाउस है। लॉन्ग टर्म के शेयर्स का स्टोर हाउस इज़ योर डीमैट अकाउंट। ठीक है, जो भी आप लॉन्ग टर्म में शेयर्स खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आके पड़ा होता है। डीमैट अकाउंट को ही डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में आपके शेयर्स पड़े होते हैं। डिजिटल फॉर्म में, जैसे बैंक में आपके कैश डिजिटल फॉर्म में पड़े होते हैं तो आप UPI ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, वैसे ही आपके शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट बनाया गया है। ये डीमैट अकाउंट आपका एक स्टॉक ब्रोकर खोल के देता है। स्टॉक ब्रोकर, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको उसके लिए स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाके आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आपके कैश के लिए बैंक्स होते हैं, जहाँ पे आपके कैश पड़े होते हैं, आप बैंक्स में अपने शेयर्स नहीं रख सकते, तो उस शेयर्स के लिए स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। ये आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देंगे, वहाँ से आप
अकाउंट ओपन करके जो भी ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे एंड शॉर्ट टर्म की जो भी ट्रेडिंग आप करेंगे बाई एंड सेलिंग वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं जाते हैं, वो यहीं से उनका सेटलमेंट हो जाता है, प्रॉफिट लॉस यहीं से सेटल हो जाता है, वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर नहीं होता। नाउ आगे बढ़ते हैं टू स्लाइड नंबर 4। नाउ बात करते हैं हम आपके NSDL एंड CDSL, ये क्या होता है? NSDL एंड CDSL, NSDL होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। जैसे कि आपके कैश के लिए बैंक्स होते हैं जो कि आपके कैश को स्टोर करके रखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, वैसे ही आपके शेयर्स पे निगरानी रखने के लिए NSDL और CDSL को बनाया गया है। अगर आप NSE से कुछ बाई एंड सेल करते हैं, NSE से, तो उसका टेक केयर करते हैं NSDL वाले। BSE से अगर आपने कुछ बाई एंड सेलिंग करा है, उसका टेक केयर करते हैं CDSL वाले। तो ये NSDL एंड CDSL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड एक रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो आपके शेयर्स के ऊपर निगरानी रखने का काम करते हैं, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ब्रोकर्स आपके साथ कोई फ्रॉड ना करते हैं, आपके शेयर्स को आपके पीठ के पीछे बेच ना दें, इसके लिए इन बॉडीज़ को बनाया गया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। इन्वेस्टिंग, जहाँ तक इन्वेस्टिंग की बात है, तो जब भी आप 1 साल से ज़्यादा के लिए कुछ भी होल्ड करते हैं, आपका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो आप इन्वेस्टर कहे जाते हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आपका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से कम का है तो आप एक ट्रेडर कहे जाते हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो आप इन्वेस्टिंग करते हैं, 1 साल से कम है अगर आपका होल्डिंग पीरियड तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल एंड स्कैल्पिंग। डे ट्रेडिंग को ही इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि सुबह 9:15 से 3:30 मार्केट खुलता है, इसी बीच में आपको कोई शेयर्स को बाई करना है और सेल मार देना है, वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर आता है इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक की पोजीशंस बनाते हैं, 1 वीक टू 2 वीक। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप 3 महीने से 6 महीने तक अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं, तो आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड फिर आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में आप 1 मिनट से 3 मिनट 5 मिनट तक ही अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं, काफ़ी क्विक एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए आप बैठे हुए अगर, तो आप एक स्कैल्पर हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है। इसमें आपके ब्रोकरेज ज़्यादा लगेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेट में बिना कुछ पैसे बनाए हुए ही उठेंगे ब्रोकरेज देकर। तो ट्राई कीजिएगा कि आप स्कैल्पिंग को इतना अवॉइड कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, स्विंग करें, पोजिशनल करें, बट स्कैल्पिंग को ट्राई करें कि आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए ना। अब बात करते हैं कौन कौन से सेगमेंट में मार्केट में काम होता है, कौन कौन से चीज़ें खरीदी और बेची जाती है। कैश सेगमेंट, जिसको इक्विटी सेगमेंट भी बोलते हैं, जिससे आप नॉर्मली स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। FNO, जिसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट माना जाता है, इसको भी आपको खरीदना और बेचना ही है। ये अपने प्राइसेस डिराइव करते हैं इसी एसेट से। ये आपको आगे समझ में आएगा जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पढ़ोगे। तो आगे बढ़ते हैं अब, और स्टॉक मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं। तो कमोडिटीज़ मार्केट में आप गोल्ड, सिल्वर, निकेल, कॉपर, क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट, ये मार्केट आपके सुबह 9 से रात के 11 बजे तक खुला रहता है। और करेंसी मार्केट अब इंडिया में बैन हो चुकी है, तो करेंसी मार्केट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। आगे बढ़ते हैं नाउ, अगले स्लाइड पे जाते हैं। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो कैसे होता है। आपके जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सचेंज तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उस ट्रेडिंग अकाउंट जब आप खुला लेंगे तो फॉर एग्जांपल मेरा जो ब्रोकर है वो ग्रो के ऊपर है, किसी और का, सामने वाली काउंटर पार्टी का जो ब्रोकर है वो धन के ऊपर है, उसका अकाउंट धन में है, मेरा ग्रो पे है।
तो अगर मैं बायर हूँ, मैं बाई करना चाहता हूँ 100 शेयर्स, तो पहले मैं ऑर्डर मारूंगा बाई के लिए, तो ये जाएगा मेरे ब्रोकर के पास, ये उसको पहुँचाएगा एक्सचेंज पे NSE और BSE के ऊपर, जहाँ से हमें शेयर्स को खरीदना और बेचना है। वैसे ही सामने वाला सेलर, उससे अगर 100 शेयर्स बेचने हैं तो वो पहले ऑर्डर मारेगा, तो उसका ब्रोकर उस ऑर्डर को उठा के पहुँचाएगा एक्सचेंज पे। अब एक्सचेंज के पास हमारे ऑर्डर्स आ चुके हैं कि मैं 100 शेयर्स बाई करने के लिए रेडी हूँ, सामने वाला 100 शेयर्स सेल करने के लिए रेडी है एक स्पेसिफिक प्राइस पे, तो हम दोनों के बीच एक ट्रेड हो जाता है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब अगर प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि मैंने बाई किया है, प्राइस ऊपर चला गया तो मैं पैसे बनाने वाला हूँ, और अगर प्राइस नीचे चला गया तो मुझे लॉस होगा, सामने वाली पार्टी प्रॉफिट में रहेगी, मेरा लॉस हो जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट एक जीरो सम गेम है, जहाँ पे एक्सचेंज किसी को अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा, पैसे एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप ही का पैसा एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है। तो जो भी मार्केट में काम होता है वो एक जीरो सम गेम माना जाता है, एक्सचेंज किसी को अपनी जेब से पैसा नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है? टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता है स्टडी ऑफ चार्ट, जिसमें आप चार्ट की स्टडी करते हैं, चार्ट स्टडी करके आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे। फंडामेंटल एनालिसिस होता है स्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी कॉमर्स से होंगे उन्हें पता होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इस आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है ये फंडामेंटल एनालिसिस, आपका जो मेन फोकस होगा वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगा। तो ये आपको आगे कोर्स में पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एक टर्म यूज़ होता है मार्केट में जिसे कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के दौरान कितने शेयर्स को ट्रेड किया गया है, कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं। नीचे जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन एंड रेड बार, ये वॉल्यूम बार कहे जाते हैं। जहाँ पे भी बड़े बड़े बार बने हैं वहाँ पे ज़्यादा शेयर्स में काम हुआ है, जहाँ छोटे छोटे बार बने हैं वहाँ पे कम शेयर्स में खरीदा और बेचा गया है माल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक वर्ड यूज़ होता है मार्केट में, तो स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है आपका एग्जिट प्राइस फॉर लॉस, वो एरिया जहाँ पर आप अपना लॉस बुक करेंगे और ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, वो एरिया कहलाता है स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 पे कोई चीज़ खरीदी है, आपको लगता है कि ये 120 तक जाएगा, नहीं गया तो प्राइस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, या तो 95 या 90 या 80 70 कहीं भी जा सकता है। तो अगर आप 95 पर एग्जिट मारते हैं तो आपका 5 रुपये का लॉस होगा। 90 पे निकलेंगे तो 10 का होगा, 80 पे निकलेंगे तो 20 का होगा, 70 पे निकलेंगे तो 30 का होगा। तो वो एरिया जहाँ पे आप अपना लॉस बुक करना चाहते हैं और ट्रेड से बाहर आना चाहते हैं, वही एरिया कहलाता है आपका स्टॉप लॉस, कि आप अपने लॉस को कहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं। तो स्टॉप लॉस होता है आपका एग्जिट प्राइस फॉर लॉस, जहाँ पे आप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे ट्रेड से। फिर जो वर्ड यूज़ होता है मार्केट में उसे कहते हैं टारगेट। टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है वो प्राइस जहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, वो होता है टारगेट प्राइस। फिर एक वर्ड यूज़ होता है मार्केट में जिसे कहते हैं ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या होता है? ट्रिगर प्राइस होता है, ट्रिगर प्राइस आपको तब लगाने के लिए कहा जाता है जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं उस समय आपसे बोला जाता है कि आप एक ट्रिगर प्राइस भी लगाइए। तो ट्रिगर प्राइस होता क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं आपने 100 पे कुछ खरीदा है, आपको लगता है कि प्राइस बढ़ के 120 जाएगा और आपने 90 का स्टॉप लॉस लगा दिया है। नीचे एसएल लगाया आपका 90 पे एंड टारगेट आपका 120 का है। 100 पे आपने बाई मार दिया था। अब आपको बोला गया है कि आप ट्रिगर प्राइस क्या लगाना चाहते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो ट्रिगर प्राइस नॉर्मली स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है। जैसे अगर आपने 91 पे लगाया है, इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम को बता रहे हैं कि प्राइस गिर के 91 आ जाए तो 90 पे मेरा माल काट देना। ये आपके अलर्ट का काम करता है कि आप थोड़ा सा पहले सिस्टम को एक अलर्ट दे रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस आने वाला है, तो एक्टिवेट कर दो मेरा स्टॉप लॉस का जो भी प्राइस है 90 का, कि अब आप रेडी रहना, 91 आ चुका है तो 90 पे मेरा माल काट देना है आपको। यही होता है ट्रिगर प्राइस। ये थोड़ा सा सिस्टम को पहले अलर्ट चला जाता है। कभी कभी बड़े मूव्स आ जाते हैं तो जिसकी वजह से स्टॉप लॉसेस जंप हो जाते हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए एक ट्रिगर प्राइस का कॉन्सेप्ट लेके आया गया है कि अगर आप थोड़ा सा पहले सिस्टम को अलर्ट कर देंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, कि प्राइस जंप नहीं होगा, आपको बड़ा नुकसान ना हो और आपका स्टॉप लॉस टाइम पे हिट हो जाए
एंड आप अपने ट्रेड से बाहर आ जाएं। तो ये होता है स्टॉप लॉस। फिर होता है लिमिट ऑर्डर। क्या होता है? लिमिट ऑर्डर होता है कि अगर आपको बार्गेन करके लेना है कुछ तो आप लगाते हैं लिमिट ऑर्डर, अगर आपको मार्केट रेट पे उठाना है कुछ तो आप लगाते हैं मार्केट ऑर्डर। अगर आपको 100 की चीज़ 100 में ही चाहिए तो आप लगाएंगे मार्केट ऑर्डर। आपको 100 की चीज़ अगर 90 में चाहिए, 80 में चाहिए, 95 पे चाहिए तो उस समय आप यूज़ करते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक होता है स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर होता है क्या, आप अगर प्राइस एक रेंज में चल रहा है, नीचे 100 ना 100 के नीचे जा रहा है ना 105 के ऊपर, इसी बीच में घूमे जा रहा है। मान लेते हैं आपको लगता है कि प्राइस 120 तक जा सकता है, तो 102 से 120 जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, या प्राइस इस रेंज के ऊपर निकल गया, अगर बॉक्स के बाहर आ गया है 107 आ गया है तो वहाँ से 120 जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। 107 से 120 जाने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उस समय आप सिस्टम को बताएंगे कि प्राइस अभी 102 चल रहा है लेकिन आपको 107 पे खरीदना है। आप 102 पे नहीं खरीदना चाहते, आप 107 पे खरीदना चाहते हैं। उस समय आप यूज़ करते हैं स्टॉप ऑर्डर को, कि आप एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर लेना चाहते हैं, आप इस बीच में नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि जब प्राइस 107 आ जाए तो आप बाई कर देना, ताकि क्योंकि यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है प्राइस के आपके फेवर में जाने की। प्राइस अगर इसी बीच में रेंज में रहता है तो चांसेस कम है, हो सकता है प्राइस गिर जाए। तो इस चीज़ के लिए लगाया जाता है स्टॉप ऑर्डर। ना CNC ऑर्डर एंड MIS ऑर्डर क्या होता है? CNC ऑर्डर हम तब लगाते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाई एंड सेल करना है, और अगर हमें इंट्राडे के लिए कुछ लेना है तो उस समय हम यूज़ करते हैं MIS ऑर्डर, जिसको कि इंट्राडे ऑर्डर बोला जाता है। मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ MIS ऑर्डर मतलब हुआ मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसमें कुछ आपको मार्जिन मिल जाता है और ये इंट्राडे की पोजीशन है, आपको सेम डे एग्जिट करना है। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है एग्जिट करना, इसलिए इसको बोला जाता है मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इंट्राडे में MIS ऑर्डर अगर आप डालते हैं तो आपको 100 की चीज़ 20 रुपये में 20 में मिल जाती है, 20% प्राइस पे। और अगर आप CNC में कुछ लेंगे तो आपको 100 की चीज़ 100 में ही मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म होता है कि आप एक दिन से ज़्यादा रख सकते हैं, चाहे आप 10 दिन रखें, चाहे 1 साल रखें, चाहे 5 साल रखें, चाहे 10 साल रखें। तो जितना लंबा आपका होल्डिंग पीरियड होगा आपको पैसे उतने ज़्यादा देने पड़ेंगे। और क्योंकि आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में तो आप सिर्फ एक दिन के लिए पोजीशन बनाते हैं ना, एक दिन सुबह 9:15 से 3:30 के बीच ही आप होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ 6 घंटे के लिए, इसलिए आपसे कम पैसे चार्ज किए जाते हैं। 6 घंटे के हिसाब से आपसे सिर्फ 20% प्राइस चार्ज किया जाता है, 100 की चीज़ आपको 20 में मिल जाती है। जैसे अगर आप किसी की गाड़ी रेंट पे लेके आएंगे एक दिन के लिए तो आपसे पैसे कम लेगा, अगर आप 10 दिन के लिए लेके आएंगे तो आपसे पैसे ज़्यादा लेगा। तो यही लॉजिक है कि इंट्राडे में मार्जिन थोड़ा सा कम लगता है एंड CNC में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, MIS ऑर्डर एंड इंट्राडे ऑर्डर इस तरीके से दिखता है ज़ीरोधा के ऊपर। ये ज़ीरोधा का पोर्टल है। आप चाहें तो CNC ऑर्डर अगर आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो ये सेलेक्ट करके लगाएंगे, और MIS ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे अगर आपको कुछ इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करने हैं तो। ना आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वर्ड यूज़ होता है जिसे कहते हैं अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। जब भी प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस कभी सीधी डायरेक्शन में जाता है, वो ऐसे ऐसे करता हुआ ही जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर गया, एक हाई लगाया, नीचे आके एक लो लगाया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया, नीचे आकर एक लो लगा, फिर ऊपर एक हाई बना, नीचे एक लो बना। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस हाईज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें बन रहा है हायर हाई। हाईज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें हायर हाईज बन रहा है। लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें बन रहा है हायर लोज। लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब भी प्राइस हायर हाई हायर लोज के फॉर्म में चलता है, हायर हाई एंड हायर लोज के फॉर्म में चलता है, तो हम कहते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब भी प्राइस गिरता है तो इस तरीके से गिरता है, प्राइस गिरा, एक लो लगाया, फिर ऊपर जाके एक हाई लगा, फिर नीचे गिरा, एक लो लगा, फिर ऊपर जाके एक हाई, फिर लो, फिर एक हाई। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें बन रहा है लोअर हाई। लोज भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें बन रहा है लोअर लोज। तो जब भी प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज के फॉर्म में चलता है तो हम कहते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है
अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का। फिर एक वर्ड यूज होता है मार्केट में, कंसोलिडेशन बोलते हैं, कंसोलिडेशन या साइडवेज। कंसोलिडेशन साइडवेज का मतलब ये हुआ कि प्राइस में कोई ट्रेंड नहीं है, प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर नीचे 100 है, ऊपर 105 है, इसी बीच में काफ़ी देर से घूमे जा रहा है, बॉक्स के अंदर है, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट होना या साइडवेज हो जाना। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक वर्ड यूज होता है मार्केट में, से बेयरिश बोलते हैं, बुलिश बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बेयरिश का मतलब हुआ कि ट्रेडर इन्वेस्टर को लग रहा है कि प्राइस नीचे जा सकता है, बुलिश का मतलब हुआ कि ट्रेडर या इन्वेस्टर को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर मैं कहता हूँ मैं TCS पे बुलिश हूँ, मतलब इसका मतलब TCS ऊपर जा सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ रिलायंस पे बेयरिश हूँ, मतलब रिलायंस नीचे जा सकता है। आसान भाषा में यही मतलब होता है। नाउ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बुलिश, बेयरिश। नाउ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? मार्केट में काफ़ी वर्ड सुनने को मिलेगा आपको। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर प्राइसेस को ऊपर लेके जाना है, तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, हेज फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके जिनके 500,000 करोड़ मार्केट में लगे हुए हैं, ये प्राइसेस को इस तरीके से मूव करते हैं। वही होता है आपका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बड़े प्लेयर को प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्राइस को एक रेंज में रख के पहले एक्यूमुलेट किया जाता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है माल को इकट्ठा करना। फिर एक फेक मूव आता है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो नीचे का मूव आएगा जो कि फेक होगा। दिखाया जाएगा कि देखिए नीचे ब्रेकआउट आया है, जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, पागल बनाना। एंड फिर प्राइस ऊपर चलना चालू करता है, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पहले माल इकट्ठा किया गया, देन पागल बनाने के लिए बॉक्स के नीचे दिखाया गया कि प्राइस नीचे जा रहा है, जिसे मैनिपुलेशन बोलते हैं। एंड फिर जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में प्राइस सबको ट्रैप करके लेके चला जाता है, जो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे अगर प्राइस बड़े प्लेयर्स को प्राइस को गिराना है, तो पहले वो एक रेंज में रख के एक्यूमुलेट करेंगे, फिर एक फेक मूव आएगा ऊपर की तरफ, तब ट्रैप हो जाएंगे, फिर आएगा ये फेज कहलाता है मैनिपुलेशन, और ये फेज कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस तरीके से प्राइसेस मूव होते हैं मार्केट में। ना अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। कैंडल स्टिक्स क्या होती है? कैंडल स्टिक्स ही वो आपका फाइनेंशियल चार्ट है, जिससे आपको पता चलता है कि प्राइसेस में हो क्या रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। 10 मिनट के दौरान, 15 मिनट के दौरान, 5 मिनट के दौरान, 1 मिनट के दौरान प्राइस में हुआ क्या है, प्राइस कहाँ पर खुला था, कहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ का हाई लगा, कहाँ का लो लगा, और कहाँ पर बंद हुआ। तो ये बताता है कैंडल स्टिक। दिखता कैसा है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। जैसे एक ग्रीन कलर की जो कैंडल है, एक ग्रीन है एंड एक रेड है, इसे कहते हैं कैंडल स्टिक। जो कलर्ड पोर्शन है ग्रीन से जो है, ये कहलाता है बॉडी, ये है इसका बॉडी, ये इसका कहलाता है हाई, ये लो। ग्रीन है मतलब प्राइस नीचे से ऊपर गया है, रेड है मतलब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है। तो नीचे से ऊपर गया है तो ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। ये इसका क्लोज है, ये इसका अगर ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है, जहाँ खुला था उससे ऊपर बंद हुआ है तो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी, जहाँ खुला था उससे नीचे बंद हुआ है तो रेड कलर की कैंडल बन जाती है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो ग्रीन का ओपन ये है, क्लोज ये है, जहाँ खुला था उससे ऊपर बंद हुआ है, और ये इसका हाई हो जाता है, ये इसका लो हो जाता है। तो अगर ये 15 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट की कैंडल है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 15 मिनट में प्राइस में क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि खुला था 100 पे, ये है 105, हाई है इसका 110 और लो है इसका 90 का लो है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस 100 पे खुला था, 15 मिनट के दौरान 100 पे खुला था, 110 का हाई लगा, 90 का लो लगा, और जब बंद हुआ तो 105 पे बंद हुआ है। तो किसी हर कैंडल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। खुला कहाँ पे था, कहाँ का हाई लगा, कहाँ का लो लगा, और जब बंद हुआ है तो कहाँ पे बंद हुआ है। अगर ओपन के नीचे बंद हो रहा है तो कैंडल रेड कलर की बन जाएगी। अगर ओपन के ऊपर बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो कैंडल ग्रीन कलर की बन जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ इसी के बेसिस पे, कैंडल स्टिक के बेसिस पे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं चार्ट के ऊपर। इसमें से कुछ बुलिश पैटर्न माने जाते हैं, जो चार्ट पे बनेंगे तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना होती है, और कुछ बेयरिश पैटर्न माने जाते हैं, जो अगर चार्ट पे बनते हैं तो प्राइस के नीचे जाने की संभावना होती है।
तो एक एक करके देखेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं इन डे 2 with candlestick patterns. Thank you so much for today.